हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने के बाद सेकंड यूनिट कंप्लीट करी एंड उसके बाद हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। पंडिता रमाबाई को हम कुछ दिनों बाद करेंगे, ठीक है। उसकी वजह भी मैंने बताई थी, तो आप जब लास्ट क्लास देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम पंडिता रमाबाई को अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो अब बात आती है आपके विवेकानंद की। तो हम विवेकानंद स्टार्ट करते हैं और विवेकानंद को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से समझेंगे और डीपली पढ़ेंगे। सो आज का जो है थंबनेल पे मैंने पार्ट 1 भी ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो विवेकानंद की पार्ट 1 की वीडियो क्लास 4 है आपकी, और आई होप आप लोगों ने पिछली जो आपके नोट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर ऑफलाइन होने हैं। सो उसी हिसाब से तैयारी करते हुए चलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विवेकानंद का पहले हम परिचय करेंगे। इसके अंदर जैसे कि हमने राम मोहन रॉय की सारी चीज़ें पढ़ी थी कि उनकी एजुकेशन और उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में एंड ऑल थिंग। तो परिचय के अंदर मतलब फिलोसफर्स में यही लिखा जाता है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी 1863 से 1902 तक जीवित रहे थे। बेसिक देखा जाए तो 1863 में वो पैदा हुए थे और वो आधुनिक भारत के ऐसे सन्यासी दार्शनिक प्रचारक थे जिन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स में भाग नहीं लिया था। आप सभी जानते हैं कि ये एक सन्यासी थे। इन्होंने सन्यास ले लिया था, त्याग दे दिया था दुनिया से कि भाई बस बहुत हुआ, मैं नहीं रह सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जो आफ्टर मैरिज सन्यासी हुए, लेकिन ये एक ऐसे विचारक हैं जो मैरिज से पहले, इनकी शादी नहीं हुई थी तब सन्यासी हुए थे, ठीक है। इनके जो वो थे पिता, वो मतलब एक तरीके से ये बोला जाता है कि बहुत धार्मिक उससे बिलीव वो रहते थे। इनका पूरा जो फैमिली थी बहुत धार्मिक थी। इनके पिता जो थे बहुत फेमस लॉयर थे और इनकी माता जो थी वो बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन रहती थी, ठीक है। तो उस चीज़ को देखकर ना विवेकानंद ने दुनिया से त्याग लेने का एक सोचा था। वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वो ये सोचते थे कि हो सकता है कि मतलब ये दुनिया में से हटकर मैं किसी न किसी चीज़ का रास्ता निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने इस बेस पर सन्यासी अपने आप को माना था। और ये बात आगे के विचारक जो नेहरू थे, गांधी थे, कोई भी थे, सब ने यही बोला कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में कभी भाग ना लेकर लोगों की दशा और दुर्दशा इन सब चीज़ों को संभाला और सही करा था, ठीक है। 1893 में वो बम्बई में शिकागो की यात्रा में गए थे और उन्होंने तब अपना नाम जो था विवेकानंद रखा था। लेकिन उससे पहले उनका नाम क्या था ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। उससे पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र नाथ उनके घर में और सब जगह उनको बोला जाता था, लेकिन जब वो शिकागो की यात्रा पर गए थे उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया था और इसी नाम से वो काफ़ी उनको ख्याति मिली थी। वो बहुत ज़्यादा इसी नाम से फेमस हुए थे, ठीक है। उसके साथ साथ 25 साल की उम्र में उन्होंने संसार से मुक्ति ले ली थी, ठीक है। सन्यासी कब बने थे? वो 25 साल की उम्र में बने थे। उन्होंने भारतीय दर्शन राज के साथ साथ यूरोप के जो उदारवादी और बुद्धिवादी दृष्टिकोण वाले चिंतक थे ना, उनके विचारों के बारे में भी पढ़ा, क्योंकि वो ये ऐसा मानते थे कि इंडिया में जो सारे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसकी वजह से इंडिया डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो ये जितने भी फिलोसफर्स थे सारे बाहर जाके उन्होंने स्टडी करी, बाहर जाकर ही सब कुछ देखा, सही गलत की पहचान करी कि हाँ ये सही है ये गलत है, ठीक है। फिर नवंबर 1881 आया और उसको नरेंद्रनाथ की भेंट संत रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। रामकृष्ण परमहंस का नाम आप अपने दिमाग में रखो। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे शख्स थे जिनको विवेकानंद अपने से ज़्यादा मतलब अपनी फैमिली जैसा बिल्कुल मानते थे, क्योंकि इन्होंने ही विवेकानंद के आगे बढ़ने और बाकी सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करी थी, ठीक है। जो इनसे मिलन हुआ था वो प्राचीन भारत और नवीन भारत, पूर्व और पश्चिम और श्रद्धा और बुद्धि का अपूर्व समन्वय था, ठीक है। कि मतलब इन्होंने कहा कि जब मैं इनसे मिला था मेरी ज़िंदगी में सब दिन एक जैसे, मतलब ये हो गया था कि मेरी पूरी ज़िंदगी का जो सबसे अच्छा और शुभ दिन है वो यही था कि जब मैं इनसे मिला था, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलावों को लाया था।
ठीक है। ये भेंट नरेंद्रनाथ के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली एक घटना थी। ठीक है, परमहंस का मिलना ये इनकी एक भेंट थी, एक उपहार था इनके लिए, और पूरी ज़िंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जो इन्होंने महसूस करा और आगे तक बनाए रखा। 1886 का टाइम आया और रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने गुरु के विचारों का प्रचार करने के लिए पूरे ही भारत की यात्रा शुरू कर दी थी। तो फिर उनके मरने के बाद जो उनकी भारत की यात्रा शुरू हुई थी तकरीबन 5 साल तक रेगुलर चलती रही। उसके अंदर उन्होंने भारत के अंदर जो, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, राम मोहन रॉय ने पीछे बताया था कि भाई किस तरीके से हिंदू रीति रिवाजों में ये माना जाता था, सती प्रथा थी और चीज़ें थी। उन चीज़ों को देखने के साथ साथ लोगों की दुर्दशा को भी देखा कि क्यों लोग एजुकेटेड नहीं हैं, क्यों लोग पढ़ते नहीं हैं, क्यों लोग जो हैं इंडिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इनफैक्ट अपने ही एरिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो इस यात्रा में उन्होंने भारत की रियलिटी को देखा। फिर 1893 का टाइम आया और वो अमेरिका के शिकागो शहर में अब धर्मों के सम्मेलन के लिए गए थे। वहाँ पे रिलीजन्स का एक पूरा सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर विवेकानंद गए थे। ठीक है, अमेरिका पहुँचने के बाद विवेकानंद की मुलाकात बहुत बहुत अच्छे जो बुद्धिजीवी थे, जिनमें नाम आता है प्रोफेसर राइट्स का, उनसे वो मिले थे। ठीक है, प्रोफेसर राइट्स को आप फर्स्ट ईयर से कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हो, डेफिनेशन के रूप में या कैसे भी, तो आपको पता होगा प्रोफेसर राइट कौन थे। तो उनकी जो कोशिशें थी, उनकी मेहनत थी, उनसे स्वामी विवेकानंद को पूरे विश्व को एक धर्म संवाद के भाग लेने के लिए अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे ऐसा, मतलब जब वो राइट्स से मिले थे तो राइट्स ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस काबिल हैं, इस मतलब इतना कैपेबल हैं आप कि लोगों के अंदर धर्म को या फिर किसी और चीज़ को लेकर जो अंधविश्वास हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको फिनिश कर सकते हैं। तो ठीक है, उन्होंने सबसे पहला जो धर्म सम्मेलन था, मतलब इसके बाद दूसरा जो था 11 सितंबर 1893 को विवेकानंद को उस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने ही उनको आमंत्रण पत्र भेजा था आने के लिए। वहाँ उन्होंने भाषण दिया था और उस भाषण के बाद उनकी इतनी तारीफ हुई थी कि मतलब जो जितने बाहर के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस थे, जितने भी थे, सब ने ये देखा कि हाँ एक जो हमारे बदलाव की लहर हो सकती है वो स्वामी विवेकानंद की मदद से हो सकती है। ठीक है, जो उन्होंने भाषण दिया था वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। स्वामी जी जो थे उन्होंने अमेरिका में 3 साल तक रहकर भारतीय संस्कृति और वेदांत का प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने बाहर के लोगों को ये बताने की कोशिश करी थी कि भारतीय संस्कृति एक्चुअली है क्या, कि मतलब अंधविश्वास कुछ लोगों की वजह से है, लेकिन जो भारत की संस्कृति है बहुत 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 पुराने टाइम से चलती आ रही है और ये हमेशा तक रहेगी भी, और लोग इसको मानते हैं, बहुत तमीज़ से उसको सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने अमेरिका में 3 साल तक रहकर इन चीज़ों पर फोकस किया था। ठीक है, फिर 16 दिसंबर 1896 आया, 3 साल बाद उन्होंने कोलंबो पहुंचे थे और कोलंबस से अल्मोड़ा की यात्रा की, जो एक उनकी विजय यात्रा थी। मतलब उसके अंदर उन्होंने क्या करा था, भारतीय जनता का आह्वान किया था। क्या बोला था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद का ये जो डायलॉग है, ये इसको आपको आंसर में लिखना ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको ट्रांसलेट करके लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर, क्योंकि ये जो है इनका ये मेन इनका टाइटल है, मेन टॉपिक है, जो अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला टॉपिक इनका था। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी मुसीबतें हों, कुछ भी हो, आप जब तक अपने गोल्स तक नहीं पहुंच जाओ जब तक बिल्कुल भी मत रुकना। तो स्वामी विवेकानंद ने इसको बोला और उन्होंने कहा कि दीनता और हीनता की भावना का परित्याग करके राष्ट्र की सेवा के लिए कमर कस लो। जो मुसीबतें हैं, आपकी आलसपन है, प्रॉब्लम जो भी आ रही है, उन सबको साइड में करके देश की उन्नति के लिए कमर कस लो। फिर 1897 उसी के 1 साल बाद उन्होंने समाज सेवा के उद्देश्य से बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, इस चीज़ का दिमाग में रखना कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि विवेकानंद ने कौन से समाज की स्थापना करी थी, तो रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना करी थी 1897 में। उन्हें अंग्रेज़ी संस्कृत का बहुत ज़्यादा महत्व मतलब पता था और उनको बहुत डीपली आती थी, कि मतलब वो सिर्फ इंग्लिश और संस्कृत में ही सबसे ज़्यादा बात करते थे। ठीक है, जो शास्त्रीय संगीत होते थे उसके अंदर उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, कांट और हीगल की रचनाओं का भी अध्ययन कर रखा था।
ठीक है। अभी जब आप एमपीपी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पढ़ेंगे कि कांट ने और हीगल ने क्या क्या विचार अपने रखे हैं, तो उससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि विवेकानंद ने क्या पढ़ा था। ठीक है। उसके साथ साथ अपने शैक्षणिक काल में विवेकानंद ने एक अच्छे वक्ता और वार्तालाप करने वाले शख्स थे। उनका जो कन्वर्सेशन थी और बाकी सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स थी, वो सब कुछ बहुत बहुत अच्छी थी। विवेकानंद एक बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर वो काम करने की कोशिश करी जो एक ऑलराउंडर कहलाया जाता है आज के टाइम पे। वो घुड़सवारी भी करते थे, कुश्ती भी करते थे, मुक्केबाजी भी करते थे, उनको तैरना भी आता था, म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था, डांस में भी इंटरेस्ट था, गानों में भी इंटरेस्ट था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, मतलब वो ऑलराउंडर थे। तभी उन्होंने ये वाली बात बोली थी। दूसरी चीज़ कि कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो ये डायलॉग है ये बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत है कि आपको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आप उस चीज़ को करके ना देखो, एटलीस्ट 1 बार 2 बार 3 बार करके देखो, चौथी बार वो ऑटोमेटिकली आपसे होगी। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम अब तो ऑनलाइन पेपर चल रहे थे, ऑफलाइन कैसे होगा, ये होगा। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। वही चीज़ स्वामी विवेकानंद ने बोली थी, कभी भी ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है। इन सब के बाद अभी इनकी पूरी लाइफ जो हम हैं आगे और पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट्स में, जैसे रूढ़िवाद का विरोध, तो और भी चीज़ें थी। लेकिन 9 दिसंबर 1902 में मधुमेह के कारण उनका देहांत हो गया था। ठीक है। इनकी देहांत की वजह से बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, बहुत सारे इंडियंस थे जिनको ये अफसोस हुआ था कि अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ करने के बाद काश वो थोड़ा और ज़िंदा रहते और कुछ भी कर पाते। ठीक है। इनकी जो स्वामी विवेकानंद की रचनाएं हैं पूर्व तथा पश्चिम है, कर्मयोग, प्रेम योग, गीता और कृष्ण, और है अ जर्नी टू एब्सोल्यूट। ठीक है। इन 4-5 चीज़ों के जो इनकी रचनाएं हैं इनके नाम आप याद रखना। ये 4-5 क्या 2-3 भी मेंशन कर दोगे तो इनफ रहेगा। तो ये था हमारा पूरा परिचय विवेकानंद का। अब आते हैं मेन टॉपिक्स थ्योरीज पे। ठीक है। सबसे पहली थ्योरी है इनकी रूढ़िवादी का विरोध, कंजर्वेटिव। देखो ये बोलते थे कि मैंने जब इन्होंने 1891 के टाइम पे भारत की यात्रा शुरू करी थी, 5 साल तक यात्रा करी थी, 96 के टाइम पे, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये चीज़ को सबसे ज़्यादा देखा कि कंजर्वेटिव लोग बहुत हैं, कि भाई लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, शादी होने के बाद इतने लंबे लंबे घूंघट डले हुए हैं और छोटी उम्र में शादी हो रही है। और फिर ये भी पहले होता था कि अगर लड़की शादी होकर चली गई तो वहाँ से वो वापसी मरने के बाद सीधा अस्थियों पे या कब्र पे ही जाएगी, वो अपने घर वापस नहीं आ सकती है, ना मिलने ना कुछ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, कुछ भी हो, लड़की को वहीं रहना पड़ेगा। तो इन्होंने रूढ़िवाद, कंजर्वेटिव जो इनकी जो सब लोगों की विचारधारा थी उसका विरोध किया। इन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंसान को जीवन जीने का अधिकार है। यही सेम राजा राम मोहन रॉय ने बोला था कि उसको जीवन जीने का अधिकार है, उसको साथ में स्वतंत्रता भी दो, ताकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की घर छोड़कर अपना आई है तो वो ज़िंदगी भर के लिए उसको छोड़ दिया। जिस माँ ने उसको जन्मा था वो माँ, उसका बाप, उससे सबको मिलना पड़ेगा, वो उससे मिलेगी। तो रूढ़िवाद का विरोध के अंदर इन्होंने इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करा। फिर उन्होंने इस चीज़ पर फोकस करा कि भाई जो कंजर्वेटिव इन सब चीज़ों में छुआछूत और एकाधिकार में सबसे ज़्यादा विरोध करा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं लगता कि छुआछूत करने से या कुछ और चीज़ से आप इक्वालिटी कर पा रहे हो, कि भाई छुआछूत का मेन मकसद ये था कि जो ऊंची जाति के लोग होते थे वो नीची जाति के लोगों को छुआछूत के बेस पे इतना ज़्यादा गिरा हुआ समझते थे कि वो लोग अब मतलब एक तरीके से बहुत से लोग तो खुदकुशी कर लेते थे कि कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध करा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की महानता जो है सिर्फ लोगों के अंदर एक तरीके से मतलब छुआछूत ये सब चीज़ें फैलाना नहीं है। मैंने बाहर जाके भारतीय संस्कृतियों की, भारत के लोगों की बहुत तारीफ़ें करी हैं, बहुत बताया है। अब अगर आप लोग ही ऐसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो उन्होंने जो ऐसी जो कुप्रथाएं थी छुआछूत वाली या फिर जातीय संरचना वाली, कि जो अलग अलग कास्ट पे स्ट्रक्चर्स बन गए थे कि हाँ ये ऊंची जाति के, नीची के, उससे नीची के, तो उन सब चीज़ों को परिभाषित करा। और उन्होंने बोला कि समाज के अंदर इनका पतन होना ही होना है, और अगर इनका पतन नहीं
नहीं हो पाया, तो वो ये मानते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये रहेगा कि समाज इन कुरीतियों को सामाजिक और आध्यात्मिक पतन का एक महत्वपूर्ण कारण इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर वो इसके खिलाफ जाएंगे तो उनकी जो इज्जत है उसमें घाटा हो जाएगा। वो ऐसा मानते थे क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसा बोला था कि अगर हम लोग नीचे जाति के लोगों को अपना बनाकर रखेंगे, जैसे ऊंची जाति के जो हेड होते थे वो बोलते थे, तो हमारी जाति के लोग हमसे बात नहीं करेंगे, हमें जाति से बाहर निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो विवेकानंद ने इन सब चीज़ों के बारे में बोला कि आप जो हो इन चीज़ों में इतना बिलीव रखते हो कि इंसान को इंसान बनने पर ही आपने मजबूर कर दिया है। आपस में लड़ाई झगड़े इतने हो गए हैं, छोटी जाति ऊंची जाति हो गया है, एकाधिकार हो गया है, लोगों के अंदर ये सब चीज़ें अब रही ही नहीं है कि सब मिलजुल कर। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने उनके जो गुरु थे रामकृष्ण, उनके विचारों को उनके मरने के बाद बहुत ज़्यादा फैलाया था। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने फिर ये बोला कि भाई मैं ये मानता हूँ कि इंसान को 3 तरीके से अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बिताना चाहिए। सबसे पहला वेदों के अनुसार कि भाई वेद जो कहते हैं, ठीक है, वेद त्रिगवेद थे, बाकी सब ये सारे वेद हैं, यजुर्वेद हैं, ये धर्म पे ज़्यादा फोकस करते थे। ये वाला जो काल था त्रिगवेद वाला, ये धर्म पर सबसे ज़्यादा फोकस करता था। तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप वेदों के अनुसार चलो, क्योंकि उन्होंने जो त्रिगवेद और यजुर्वेद ये सब पढ़ा था उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि इंसान के साथ छुआछूत करना है या फिर उसको नीचा दिखाना है या कुछ भी है। दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी कि मैं जो रामकृष्ण जी के वो लिखता हूँ, जो मैं सारे उनके विचार लिखता हूँ उन सब पर चलो। और तीसरा कि इंसान को विवेकानंद ने बोला कि बहुत ज़्यादा सोच अपनी एक ऐसी रखनी चाहिए डेवलप वाली, कि भाई आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं किसी को नीचा दिखा सकता हूँ और नीचे दिखाने के बाद आप उसको ये बोलो कि भाई तू किसी काबिल नहीं है, ये और वो वगैरह वगैरह, तो उस चीज़ के बिहाफ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला कि लोग आपस में मिलजुल कर रह सकेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि मैं जब बाहर गया तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहे हों। इनफैक्ट वहाँ की लेडीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ्रीली रहने की स्वतंत्र रूप से आदत है और उनको इस चीज़ की परमिशन है कि हाँ वो वहाँ पर रह सकती हैं। ठीक है, तो ये थे उनके रूढ़िवाद का विरोध। उन्होंने कंजर्वेटिव जो विचारधारा थी उसका विरोध किया था। आगे आ जाता है स्वतंत्रता का महत्व। इन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जैसे इंसान बिना खाए पिए नहीं रह सकता, वैसे इंसान बिना स्वतंत्रता के भी नहीं रह सकता है। इंसान एक ऐसा चीज़ है जो अपने कर्म के आधार पर ही अपने गलतियों को या फिर अच्छाइयों को भुगतेगा, ना कि आप उसकी स्वतंत्रता को खुद बंद कर दो या फिर उसको कंजर्वेटिव तरीके से घर में बांध के रख दो तो वो जी सकेगा। वो क्योंकि उनकी माँ बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन रहती थी, वो भी ऊपर वाले पे मतलब भगवान जी पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। उन्होंने कहा कि हर एक को मरने के बाद ऊपर ही जाना है और जो वो जैसा करेगा वैसा ही उसको उसका फल मिलेगा। तो आप किसी की स्वतंत्रता छीनकर उसको फल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आगे बोला कि भाई इंसान का एक राइट है स्वतंत्रता के साथ कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, खुल के सांस ले सके, अपने अच्छी बुराई चीज़ों का फैसला कर सके। तो आप लोग उसको स्वतंत्रता दो। स्पेशली यहाँ बात जो हमारे पुराने मतलब ये सब विचारक हैं उन्होंने वुमेंस की है, क्योंकि वुमेंस की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। राम मोहन रॉय के टाइम पे सती प्रथा, वुमेन को जिंदा ही जला दिया जाता था। विवेकानंद के टाइम पे भाई इससे भी बुरी हालत होती थी। औरत को बिल्कुल कि मतलब बंदी बनाकर ऐसे रखा जाता था कि इसका जुर्म था इस दुनिया में आना, कि ये क्यों आई, इसको आना ही नहीं चाहिए था। तो इस बेस पे कि उन औरतों की हालत ऐसी रहती थी। उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता का मुख्य सिद्धांत होता है शारीरिक, मानसिक और हर तरीके की स्वतंत्रता, जिससे इंसान को हर चीज़ करने में समर्थन मिले और उसको काफ़ी हेल्पफुल रहे कि हाँ मेरे पास फ्रीडम है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, अपने घर वालों का भला सोच सकता हूँ या अपना भला सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। विवेकानंद वो ये मानते थे कि मानव समाज के लिए विकास का मूल मंत्र है स्वतंत्रता। वो कहते हैं इंसान का समाज के अंदर डेवलपमेंट तब हो पाएगा जब उसको फ्रीडम मिल पाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि इसका अर्थ ये हुआ कि इंसान में ये बोध होना चाहिए कि उसके समान सभी स्वतंत्र हैं और चंद लोगों के हितों की खातिर अन्य लोगों को परितंत्र नहीं बना सकते
सकते हैं। इन्होंने बोला कि भाई कुछ लोग जो हैं, जैसे कि मैंने ये बताया कि हिंदू समाज के जो ये बोलते हैं कि ज़्यादा हाई कास्ट वाले कुछ हेड्स थे, ठीक है, तो वो हेड्स ये मानते थे कि भाई जो चीज़ कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं, या फिर जो हमारे साथ के ऊंची जाति के लोग हैं वो कर सकते हैं। तो विवेकानंद ने बोला कि सभी लोगों को समाज के अंदर मानना चाहिए कि सामने वाला भी हमारे इक्वल है, और अगर ऐसा नहीं, और जो कुछ लोग हैं जो रूढ़िवादी विचारधारा रखते हैं उनकी वजह से पूरे समाज को बिगाड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला कि संसार से नाता तोड़ना नहीं जाता है। वो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी 40 साल, 50 साल, 60 साल भी जीता है तो वो बीच में चाहकर भी खुद नहीं मर सकता है। मौत और ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में होती है, वही इंसान को उठाता है, वही इंसान को दुनिया में भेजता है। तो इसलिए वो चाहकर भी संसार से नाता नहीं तोड़ सकता। मैं सन्यासी होने के बाद भी संसार से नाता नहीं तोड़ पाया, लेकिन ये चीज़ बोली जाती है कि भाई ये एक ऐसे विचारक थे जो सन्यासी होने के बाद दुनिया पर नज़र रखते थे और दुनिया की चीज़ों को लिखते थे। इन्होंने पॉलिटिक्स में कभी भाग नहीं लिया, पॉलिटिक्स में इनकी कभी इंटरेस्ट नहीं बना। ये बोलते थे कि पॉलिटिक्स ही इंसानों की स्वतंत्रता को ख़त्म करती है। लोग अपना प्रचार करवा के, अपना शासन करके लोगों की फ्रीडम पर निरंकुश करते हैं, ठीक है। विवेकानंद ये मानते थे कि सन्यासी गीत स्वतंत्रता की महिमा को इतने प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं कि वो बहुत सारे देश प्रेमियों और राष्ट्रवादियों की प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उन्होंने कहा कि मेरा या फिर किसी और का भी सन्यासी होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो संसार से त्याग चुका है। खैर चलो, किसी और का सन्यासी तो छोड़ो, अगर विवेकानंद की बात करें तो वो सन्यासी होने के बाद भी इतनी पुस्तकें छापी, अपनी इतनी फिलॉसफी करी, इतनी जगह पर घूमे, सब कुछ उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ करा, ठीक है। तो ये थोड़े अलग टाइप के सन्यासी थे। तो इन्होंने बोला कि मैं सन्यासी गीत गा गा कर ये मानता हूँ कि लोगों के अंदर देश प्रेम और ये बढ़ता है कि हाँ कि भाई इंसाफ करो, लोगों को इंसाफ दिलाओ, और जिससे ये हो सके कि इंसाफ के बाद लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, स्पेशली वुमेन्स को, ठीक है। स्वतंत्रता के अंदर उन्होंने बोला शारीरिक स्वास्थ्य पर उन्होंने फोकस ये करा कि इंसान का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, वक्त पर सोना चाहिए, सही खाना पीना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए ताकि वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। तो शारीरिक स्वास्थ्य में उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि भाई इंसान का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सके। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी बहुत पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, अगर डिस्टर्बेंस हो तो आप वो चीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा, ठीक है। सो अब आपका था ये वाला टॉपिक, ये फिनिश हो गया है। अब आता है आपका कि महिलाओं की क्या स्थिति उन्होंने रखी थी, ठीक है। महिलाओं की स्थिति, अब महिलाओं की स्थिति की बात आती है तो भाई महिलाओं की स्थिति में राजा राम मोहन रॉय ने क्या बोला है वो तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। अब विवेकानंद ने बोला कि मैं महिलाओं पर ज़्यादा फोकस ना करके स्त्री और पुरुष पर फोकस करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्त्री और पुरुष के अंदर ऐसा क्या है जो दोनों को अंतर्भेद करवाती है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई जैसे जो बॉडी, जो भी चीज़, जैसे नारीवादी बोलते हैं ना कि बॉडी भी ऊपर वाले ने बना के भेजी है, जेंडर भी ऊपर वाले ने बना के भेजा है, तो फिर आप लोग क्यों आपस में इन लोगों को छोटा बड़ा बनाते हैं। तो विवेकानंद ने बोला कि मैं ऐसा नहीं मानता कि औरत आदमी से कमज़ोर होती है। मैंने खुद अपनी लाइफ में अपनी माँ को देखा कि वो भक्ति के साथ घर के वो काम भी ज़्यादातर करती थी जो मेरे पिताजी करते थे। भारी सामान उठाना, बाहर से सामान लेकर आना, हमें पढ़ाना लिखाना, कि एक औरत एक आदमी से ज़्यादा ताकतवर होती है। विवेकानंद ने ऐसा बोला था। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक औरत आदमी से ज़्यादा ताकतवर है तो जितने पुरुष हैं वो नारीवाद की जगह पुरुषवाद लेकर खड़े हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि आप जो हो नारीवाद का समर्थन कर रहे हो। इन्होंने बोला कि इसलिए मैं स्त्री और पुरुष दोनों को इक्वल मानता हूँ ताकि दोनों के अंदर ये कोई प्रॉब्लम ही ना आए कि भाई मैं ज़्यादा या तू ज़्यादा, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ पर फोकस करा। इन्होंने बोला कि इंसान को आपस में क्यों तकलीफ देता है, वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर के बेस पे ऐसा नहीं हो सकता। एक पुरुष अगर महिला पर हाथ उठाता है, उसको मारता है, उसकी हालत जानवरों से बदतर रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरुष है। इसका मतलब ये है कि वो खुद जानवर से भी बदतर अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, कि जानवरों को भी अकल समझ होती है कि किसके साथ कब कैसा व्यवहार करना है, कौन उनसे प्यार करता है, कौन उनकी सेवा करता है, कौन उनका ध्यान रखता है। तो इसलिए मैं पुरुषों को जानवरों से भी ज़्यादा बदतर मानता हूँ कि वो महिलाओं की स्थिति को बहुत ज़्यादा ख़राब रखते हैं।
उन्होंने बोला कि महिलाएं अपनी स्थिति में खराब होने का एक दूसरा कारण खुद भी हैं, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाती हैं। अगर उनको बैल की तरह बांधकर खूंटी से उनकी रस्सी बांध दी जाती है तो वो वहीं खड़ी रहती हैं, वहाँ से नहीं हिलती हैं। एक बार अगर एक महिला, दो महिलाएं आवाज़ उठाएं तो हो सकता है कि भाई इंसाफ हो सके। इसका एग्जाम्पल उन्होंने पंडिता रमाबाई का दिया था। पंडिता रमाबाई जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर पढ़ोगे कि उन्होंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें झेल कर, क्या क्या समझ कर करने के बाद औरतों के लिए आवाज़ उठाई थी, एक औरत होने के बाद भी। वो काफ़ी एजुकेटेड भी थी, अपनी ज़िंदगी में हर काम भी करे, सब कुछ करा। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति के लिए विवेकानंद ने ये माना कि भाई पुरुष किसी भी स्त्री को या स्त्री किसी भी पुरुष पर हुक्म नहीं चला सकता है। बेटर ये रहेगा कि आप लोग इक्वालिटी रखो। इक्वालिटी रखने से अगर पुरुष ये समझ रहा है कि मैं औरत को मान के बहुत अच्छा मर्द हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर औरत ऐसा समझ रही है कि मैं पुरुष पर मतलब उस पर हुक्म चला के या उसको अपने इशारों पर नचा कर बहुत अच्छी बन चुकी हूँ, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बेटर है कि आप इक्वालिटी को सामने रखो। ओके स्टूडेंट, सो आपका विवेकानंद जो था हमने हाफ कंप्लीट किया है। आइडियल सोसाइटी पढ़ने से पहले इसके कुछ टॉपिक्स और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।